बीजेपी इस सीट को जीतना ही नहीं चाहती। सदियों से एक नाम चला आया है गद्दारों के रूप में, जयचंद। वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनको पार्टी का हित उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको अपने निजी हितों को साधने के लिए वो गलत हमेशा मैसेज देते हैं। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहने में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो नजरिया है उसके हिसाब से उनकी सोच बड़ी नहीं है। यहाँ तो मौला परिवार ने कोई काम करवाया नहीं, ना तो सड़कों पर कोई काम है, ना हमारे यहाँ कोई नेशनल हाईवे थी। माइनॉरिटी में अभी तक ऐसा कोई लीडर लगा नहीं जो चुनाव के लिए बूम पैदा कर सके। राजेंद्र गुड्डा को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा इस चुनाव में। जो दावेदार होता है उसको मिलती नहीं, दूसरे को दे देते हैं कहीं से पैरासूट उम्मीदवार उतार के। बड़े नेताओं से इन्होंने गुलामी नहीं की, इस वजह से इनकी टिकट कटी। कि आप हमें 11 लाख रुपए गौशाला से वापस दे दो, चाहे उसके बदले में मुझे कोई सज़ा दे दो, मेरा काला मुँह कर दो, गांव से मेरी रैली निकाल दो, मेरे घाटा लग गया, मैं चुनाव में हार गया। तो हम लोगों ने में तो ये छवि थी कि भामू जी बहुत पैसे वाले लोग हैं। पर जो पार्टी के आला कमान सदस्य हैं वो नाम ही उनका रखते हैं, उन्हीं से फीडबैक लिया जाता है जो लोगों को बेच के आते हैं। इन जयचंदों द्वारा सिर्फ ये देखा गया है कि भाई एक विनिंग कैंडिडेट है, यदि ये आ जाता है तो फिर आप लोगों का भविष्य अंधकार में रहेगा बीजेपी में, इसीलिए उन लोगों ने विरोध किया है और उन लोगों की मिली भगती। और नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान की उपचुनावों की यात्रा शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, 7 सीटों की सरगर्मियां तेज हो गई। दिल्ली जयपुर के दौरे नेताओं के लगने शुरू हो गए। कई नेता आलाकमान को खुश करने लगे टिकट के लिए, और कल रात भाजपा ने 6 जगह पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लगभग 5 जगह उन्होंने अपने प्रत्याशी चेंज किए हैं और 1 जगह रिपीट किया है। खिंवसर को छोड़कर हर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी को चेंज किया है। जैसा पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि बीजेपी से बगावत करके लोग चुनाव लड़े थे, ठीक वैसा सा ही माहौल अब की बार उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। पिछली बार मुख्य चुनाव में 2023 के चुनाव में भाजपा ने बबलू चौधरी पर भरोसा किया था और लगभग ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटों से वो पार्टी को आगे लेकर आए थे। और अब की बार उपचुनाव में लगभग उनकी टिकट तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर किन कारणों की वजह से उनका टिकट काटा गया। आज उनके लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया है आलाकमान को। देखते हैं पार्टी इस पर विचार करती है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल बजा दिया है कि वो अगर पार्टी कुछ मंथन नहीं करती तो वो निर्दलीय के तौर पर फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इसी पर हम जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार क्या फिर वो 2023 वाला चुनाव दोबारा बन जाएगा, तीन लोग लड़ेंगे, फिर कांग्रेस एक बार आगे निकल जाएगी, ऐसा ही माहौल रहेगा, या फिर अब की बार निर्दलीय कुछ अलग करेगा। वकील जी, मेरे को याद है मैं विधानसभा चुनाव में भी आपसे मिला था और आप उनके गांव से आते हैं और गांव के लोग तो अक्सर प्रत्याशी के साथ होते ही हैं और आपके गांव से तो काफ़ी सपोर्ट मिला था उनको। क्या लगता है कि जो ये सियासी समीकरण झुंझुनू का है, सदियों से ऐसा पेच फंसा दिया जाता है कि त्रिकोणीय मामला बन जाता है, फिर कांग्रेस आगे निकल जाती है, 2 बिलियों की लड़ाई होती है, बंदरबाजी मार जाता है। क्या वजह मानते हैं कि पार्टी ने सही नहीं समझा? मैं पकड़ी। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर बीजेपी को उठाने का काम जो किया था वो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में बबलू जी चौधरी ने किया था, और पिछले विधानसभा चुनाव में एक बीजेपी कैंडिडेट के रूप में 60,000 सर्वाधिक मत हासिल करने का भी किया था। यदि पिछली बार बागी के तौर पर बाम्बू जी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो आज यहाँ उपचुनाव की कोई संभावना ही नहीं होती। लेकिन बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो गलत मैसेज ऊपर भेजते हैं। जैसे बबलू चौधरी ने उन्हें गद्दार का नाम दिया। जयचंद, सदियों से एक नाम चला आया है गद्दारों के रूप में, जयचंद। वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनको पार्टी का हित उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको अपने निजी हितों को साधने के लिए वो गलत हमेशा मैसेज देते हैं। इस बार का जो विनिंग कैंडिडेट था, यदि बीजेपी का कमल कोई खिला सकता था तो वो बबलू जी चौधरी थे, और उनको टिकट नहीं देके पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है, आला कमान ने की है। आला कमान ने किन व्यक्तियों और किन पदाधिकारियों के आधार पर ये सर्वे निकाला है, बाकी यदि ग्राउंड सर्वे देखें तो बबलू जी चौधरी हर सर्वे में टॉप थे, और उनका मुकाबला करने का मेरे हिसाब से शायद कोई बीजेपी आप लोग क्या मानते हैं? जैसे जनता में मैसेज होता है, उनकी राय भी पार्टियों के लिए अहम होती है। आप लोग किन वजह को मुख्य मानते हैं कि ये वजह मुख्य रही होगी कि कहीं टिकट काटने के बीच?
टिकट काटने के बीच में मैं किसी भी वजह को न तो काम को वजह मानता हूँ, क्योंकि पिछले 11 महीने में बबलू जी चौधरी ने एक कैंडिडेट ही थे, उसके बावजूद उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम करवाया है। शायद मेरे हिसाब से शायद 47 करोड़ के आसपास की तो सड़कें बनवा दी, सड़कों का स्वीकृति लेके आए हैं। जो भी काम कहा गया हर काम को उन्होंने प्रायोरिटी लेके किया है। जनता के बीच में रहे हैं तो काम तो कोई आधार नहीं हो सकता। जनता से जुड़ाव भी उनका, ये नहीं मान सकते कि जनता से उनका जुड़ाव नहीं था। वो लगभग महीने में 24 दिन 25 दिन अपने क्षेत्र में रहे हैं, आम आदमी के सुख और दुख में गए हैं, तो मैं इस चीज़ को भी नहीं कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ इन जयचंदों द्वारा सिर्फ ये देखा गया है कि भाई एक विनिंग कैंडिडेट है, यदि ये आ जाता है तो फिर आप लोगों का भविष्य अंधकार में रहेगा बीजेपी में, इसीलिए उन लोगों ने विरोध किया है। और उन लोगों की मिली भगती और ये जो भी कौन लोग हैं वो आखिर जो बार बार जयचंदों का नाम लिया जा रहा है, आखिर पार्टी में वो जयचंद है कौन? पार्टी को बताया क्यों नहीं जा रहा है, सही फीडबैक क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या पार्टी अनदेखा कर रही है उसका काम को, जो लगातार चुनाव हारने के बाद एक हारे हुए विधायक के तौर पर इन्होंने काम किया है? उपचुनाव में लगभग लोग मान रहे थे कि झुंझुनू में पार्टी ये नहीं करेगी, क्योंकि हरियाणा तो सटा हुआ राज्य था, अभी बीजेपी सरकार बना के आई है वहाँ पर है और बूस्टर डोज मिलेगा यहाँ से, लेकिन फिर क्या वजह रही, कौन लोग हैं ऐसा? देखो जो feedback देते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये चीज़ें ज़रूर कहूँगा कि अभी मंचस्थ व्यक्तियों ने कुछ कहा था, शायद आपको भी ध्यान होगा कि भाई फीडबैक के लिए यहाँ से 42 सदस्य गए, उनका नाम नहीं था। तो वहाँ पर जो पार्टी के आला कमान सदस्य हैं वो नाम ही उनका रखते हैं, उन्हीं से फीडबैक लिया जाता है जो लोगों को बेच के आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि आम आदमी का फीडबैक होता तो आम आदमी का फीडबैक तो आज यहाँ भी देखा होगा आपने, एक बीजेपी कैंडिडेट के रूप में 60,000 वोट सर्वाधिक मत लेके आना, वो भी देखा होगा आपने। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 30,000 मत लेके आना, ये चीज़ें भी सारी की सारी देखी हुई हैं। तो और कोई भी कारण मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा कारण हो जिससे यानी कि इनको आप टिकट नहीं मानते हैं देने कि पार्टी को गलत फीडबैक दिया गया था इस सीट के बारे में? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि झुंझुनू विधानसभा जो लगातार मानी जाती है कि ओला परिवार का गढ़ रहा है, यहाँ सीसराम ओला से लेकर विजेंद्र ओला तक लगातार जीतते आए हैं, हालांकि उन्होंने एक बार लगातार 3 बार तिकड़ी भी बनाई है हार की, उसके बावजूद वो 4 बार जीते हैं। ये गढ़ उनका गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को ढाने के लिए बबलू चौधरी प्रयास कर रहे थे। अब उनके उपचुनाव में टिकट काट दी जाती है, कैसे देखते हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीट चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो अभी 2-3 दिन पहले अखबार का एक बड़ा सर्वे आया था, उसमें 1 नंबर पे बबलू चौधरी को दिखा रहे थे, बबलू चौधरी को बीजेपी में। जो भी पार्टियों के यहाँ पे कोई सर्वे हुए उनमें सब में बबलू जी चौधरी 1 नंबर पे थे। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट बबलू जी चौधरी लगभग 60,000 वोट लाए थे बीजेपी में। तो अगर पार्टी सीट जिताना चाहती तो उनको ये टिकट देनी चाहिए थी बबलू जी चौधरी को। उनके निजी भी 15-20 हज़ार वोट इस विधानसभा में निजी भी माने जाते हैं। उन्होंने लोगों के बीच में काम भी किया है। एक उनकी छवि भी फिलहाल जो 5-6 साल में बहुत अच्छी मानी जा रही है। और उनके सामने जो दूसरा कैंडिडेट लड़ा था भामू जी, उनका वाकया हमारे साथ में खुद घटित हुआ है। क्या वाकया हुआ? हमारे साथ में ये हुआ कि झुंझुनू विधानसभा में लगभग 13-14 गौशाला हैं। सब गौशालाओं ने मीटिंग करके और ये भी जो भी भामाशाह है, नेता हैं, इनसे गौशालाओं में सहयोग मांगा कि जो बेसहारा गौवंश है उनसे किसानों को तकलीफ नहीं हो और गौशालाओं में एक सहारा मिले, तो चंदा चिट्ठा मांगा। भामू जी ने 2-3 गौशालाओं में 11-11 लाख रुपए दिए। हमारी जो बाकरा की गौशाला है उसमें भी 11 लाख रुपए दिए। बबलू जी ने सभी 13 गौशालाओं में 5-5 लाख रुपए दिए। उसके बाद में पिछली बार ये चुनाव की घोषणा हो गई। बबलू जी ने कभी किसी गौशाला को और हमारी खुद की गौशाला कमेटी को भी ये नहीं कहा कि हमने आपका सहयोग किया है तो हमें आप वोट दो। भामू जी ने को हम सब लोगों ने मीटिंग करके, हमारी कमेटी ने मीटिंग करके, गांव में मीटिंग करवा के वोट डलवाए। चुनाव होने के बाद में जो नतीजा आया उसमें भामू जी ने अपना पूरा जो अपना चेहरा था जनता के सामने था, उसके खिलाफ सब लोगों के साथ में बिहेव किया। हमारी गौशाला के बाद में हमारी गौशाला को जो 11 लाख रुपए सहयोग दिया था, हमें ओपनली ये कहा गया कि आप हमें 11 लाख रुपए गौशाला से वापस दे दो, चाहे उसके बदले में मुझे कोई सज़ा दे दो, मेरा काला मुँह कर दो,
गांव से मेरी रैली निकाल दो, मेरे घाटा लग गया, मैं चुनाव में हार गया। तो हम लोगों ने में तो ये छवि थी कि भामू जी बहुत पैसे वाले लोग हैं, सब लोगों की मदद करते हैं। उसके बजाय बबलू जी ने कोई शिकायत नहीं की। हमने उसी दिन ये तय कर लिया था कि भामू जी से अच्छे तो बबलू जी हैं, इनकी तो छवि जानबूझ के ख़राब की जा रही थी। भामू जी ने दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में जो 8-10 गाड़ी लगी हुई थी, हम हमारे बागरा गांव की बात कर रहे हैं, उन गाड़ी वालों का पैसा आज तक उन गाड़ी वालों को नहीं दिया है। उसके बजाय जो भी दूसरे कैंडिडेट लड़े, उन्होंने सभी पूरी गाड़ी वालों का आज तक हिसाब किया है। तो भामू जी के जो छवि है मार्केट में, वो ये पिछला चुनाव लड़ने के बाद में एकदम से ख़राब हो चुकी है। जो पिछली बार लोग उनके साथ में थे, वो लगभग 90% लोग उनसे नाराज़ हैं, और उनके बजाय बबलू जी की छवि बहुत ज़्यादा सुधार में आई। तो आप यहाँ पे आप इस सड़कों चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो ये त्रिकोणीय अगर मामला बन जाएगा, बबलू चौधरी निर्दलीय मैदान में आ जाएंगे, पार्टी से राजेंद्र भामू त्रिकोणीय और फिर मुकाबला कांग्रेस से नहीं, फिर वो वाला परिवार आ निर्दलीय जाएगा, यहाँ पे तो वही समीकरण राजेंद्र जी गुड्डा भी 2018 में समीकरण बना था। राजेंद्र जी गुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू के जो मुसलमान मोहम्मडन वोट हैं, वो भी रुष्ट हैं। यहाँ पे अगर 4 जगह वोट पड़ेंगे तो बीजेपी के जो मूल वोट बैंक है, जो जैसे ब्राह्मण, बनिया, शेखावत हैं, ये गुड्डा जी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे विजेंद्र जी के जो मूल वोट बैंक कांग्रेस के माने जा रहे हैं, मोहम्मडन्स के, वो भी अलग शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 जगह मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में बीजेपी की जो टिकट है फिलहाल वो सबसे कमज़ोर है। यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला होगा वो कांग्रेस के बीच और बबलू जी के बीच होगा। राजेंद्र जी गुड्डा और भामू जी के बीच में 3-4 नंबर का मुकाबला होगा मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है कि जो ये टिकट अब उपचुनाव में दी गई है, हालांकि इस टिकट से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत से 7 सीटें अगर वो जीते हारें, इसमें से कुछ खास फर्क सरकार को पड़ने वाले नहीं है सेहत पर, क्योंकि एक ही सीट को भाजपा के पास थी, 4 कांग्रेस के पास और 1 RLP और राजकुमार रोड थे। आपको ये टिकट क्यों कटी है इन वक्त पे? लगातार काम कर रहे थे, चुनाव हारने के बाद ग्राउंड पे थे, सभाएं कर रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, क्या वजह मानते हैं, जनता क्या वजह मानती है कि हमारे नेताजी ने, बबलू जी ने बताया है कि हमारे कुछ जयचंदों ने हमारी टिकट कटवाई, और बबलू जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मैं किसी भी बड़े लीडर की ये गुलामी नहीं करता, मैं किसी भी बड़े लीडर के यहाँ मिठाइयाँ लेके नहीं जाता, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता, मैं जनता के बल पे चुनाव जीतना चाहता हूँ, जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। और सबसे टिकट कटने का कारण यही रहा, बड़े नेताओं से इन्होंने गुलामी नहीं की, इस वजह से इनकी टिकट कटी है। तो अब जो ये मामला जो मुकाबला जो बनेगा, इस मुकाबले में का क्या परिणाम होगा? क्योंकि ये परिणाम तो हमने 2018 के चुनाव में देखा था, सेम यही सिचुएशन थी लगभग। बबलू चौधरी जी ने जो 60,000 वोट लाए थे पिछली बार बीजेपी में, वो अपने दम पे लेके आए थे, न कि बीजेपी के वोट थे, वो पूर्णतः बबलू जी के वोट है। और अब की बार हम मानते हैं कि बबलू जी को उससे भी अधिक वोट मिलेंगे और बबलू जी चुनाव में जीतेंगे। अच्छा, क्या समस्याएं देखते हैं? अगर मैं समस्याओं की बात करूं, झुंझुनू जिले में लगातार ओला परिवार यहां से जीतता है, चाहे सरकार कांग्रेस की बने या नहीं बने, उसके बावजूद भी ओला परिवार जीतता है। झुंझुनू जिले में आधारभूत कौन सी समस्याएं यहाँ की जनता देखती है कि अभी तक उन पर काम नहीं हुआ है? यहाँ तो ओला परिवार ने कोई काम करवाया नहीं, ना तो सड़कों पर कोई काम है, ना हमारे यहाँ कोई नेशनल हाईवे थी, ना कोई बढ़िया कोई हमारे कहीं हवाई पट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी काम नहीं किया ओला परिवार ने, न कोई मेडिकल सुविधा है। अब कोई मेडिकल कॉलेज इस बार बनी है, वो भी आधी अधूरी पड़ी है। तो निर्दलीय अगर विधायक बन जाएंगे तो क्या वापस बीजेपी में जाएंगे या फिर? ये तो हमारे बबलू जी ही तय करेंगे। जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? हम तो बबलू जी को ही हाईकमान मानते हैं, बबलू जी जो कहेंगे बबलू जी के साथ हैं, जो जहाँ लेके जाएंगे वहीं जाएंगे। बिल्कुल। आप थोड़ा सा इधर है। लगातार मैं जो बात कर रहा हूँ चुनावों की, इसकी सेहत पे तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं सरकार की, ना ही विपक्ष की सेहत पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और एक कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से और कागज़ में सबसे पहले जीत वाली सीटों में से झुंझुनू की सीट लिखी जाती है। यहाँ जो अब की बार ये माहौल बना है, कैसे देखती है जनता झुंझुनू की जनता? मेरे को तो ऐसे लगता है कि इन्होंने बीजेपी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, इन्होंने गलती की है। किस प्रकार से ये सीट रिपीट नहीं हुई, जबकि चुनाव के बाद में बबलू जी दिन रात सड़कों पे अपना पसीना बहा रहे थे, पूरी जनता का काम कर रहे थे, जनता में भी अच्छा उत्साह था। और जो आप झुंझुनू की कांग्रेस की परंपरागत सीट बता रहे, इस मिथ्या भी ये टूट जाती है यदि बबलू जी की टिकट रिपीट होती तो। पिछला चुनाव हारने की क्या वजह मानते हैं? क्योंकि चुनाव
जीत हार के बाद एक मंथन किया जाता है, तो आप उस मंथन में कहाँ तक पहुँचे कि क्या वजह मानते हैं, किन वजह से चुनाव हारे थे? यहाँ पे बीजेपी में एक ऐसी लॉबी है कि वो ये चाहती है कि यदि बबलू जी जैसा युवा ऊर्जावान और लोगों में अपना वर्चस्व रखने वाला यदि यहाँ पे जीत जाएगा तो उनकी दाल नहीं गलेगी। जो कुछ पदाधिकारी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जो कुछ पदाधिकारी हैं उनकी दाल नहीं गलेगी फिर, और ये एक प्रकार से बीजेपी का लगातार चुनाव लड़ने वाला और मजबूत स्तंभ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा जो जनता का काम करता है, जनता की सेवा करता है। अभी यहाँ से मन से जैसे घोषणा हुई थी कि 23 तारीख को नामांकन वो निर्दलीय के तौर पे भरेंगे, क्या लगता है 23 तारीख से पहले पार्टी कुछ सोच सकती है? क्योंकि आज 20 तारीख हुई है, 1-2 दिन के अंदर पार्टी, क्योंकि पहले भी पार्टियों ने टिकटों पे मंथन किया है, टिकट दोबारा चेंज भी हुई है, तो क्या लगता है कि आज ये चेतावनी के तौर पर ये कहा गया है कि 23 तारीख को हम चुनाव का फार्म भर देंगे, या फिर निश्चय कर लिया कि अब निर्दलीय फार्म भरा जाएगा? ये 2 दिन का टाइम मेरे हिसाब से इसलिए दिया गया है कि जो गलती सुधारने का भी वक्त पार्टी को दिया है, उच्च स्तर पर ये बात जाएगी मीडिया के माध्यम से। और यहाँ पर एक छोटे से बुलाए हुए, किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया गया, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज किया है और सभी लोग, कोई साधन की व्यवस्था नहीं की है। अपने साधनों से यहाँ पे बबलू जी के प्रति जो प्रेम है जनता का, उस हिसाब से, अपने हिसाब से यहाँ पे लोग आए हैं। तो 2 दिन में यदि टाइम दिया गया है, 2 दिन बाद में 23 तारीख को चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, तो ऑटोमेटिक ही बीजेपी के पास ये समय है कि इसमें कुछ सुधार करे। वो नहीं करती है तो बबलू जी चुनाव लड़ेंगे, वो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। हम बबलू जी के साथ हैं और चुनाव का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बबलू जी चौधरी के बीच ही होगा। बिल्कुल, लगातार जब भी चुनाव में चुनावी पार्टियां आती हैं, प्रत्याशी आती हैं, तो एक तरफ कांग्रेस रहती है, क्योंकि माना जाता है कि सीसराम ओला, स्वर्गीय सीसराम ओला से उस समय से ये सीट उनके परिवार की सीट बनी हुई है। फिर यहाँ से उन्होंने अपने बेटे को स्टेबल किया राजनीति में, और धीरे धीरे विजेंद्र ओला यहाँ स्थापित नेता बन गए। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि घोषणा तो नहीं हुई है कि कांग्रेस से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बन जाएं। आपको ये मेरे गुरु भी रहे हुए हैं और आज मौका मिल रहा है चुनाव में इनसे हम चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा। तो गुरुदेव, क्या लगता है कि जो ये माहौल बना हुआ है झुंझुनू की सीट का, झुंझुनू के राजनीतिक पंडित की बात करूं तो ये कहते हैं कि ये तो ओला परिवार का गढ़ है, इससे बीजेपी को ढाना आसान नहीं है, क्योंकि ओला परिवार ये सेटिंग कर देता है कि कैसे भी मामले को त्रिकोणीय बना दिया जाए, ऐसे आदमी को टिकट दिला दी जाए और फिर एक निर्दलीय आदमी को चुनाव लड़े और कांग्रेस वहाँ से निकल जाती है। क्या यही मामला दोबारा? देखो, लगातार देखने में आ रहा है कि बीजेपी इस सीट को जीतना ही नहीं चाहती। मतलब ओला परिवार को लगातार परिस्थिति ऐसी बनती है, एक आदमी को टिकट मिलती है, जो दावेदार होता है उसको मिलती नहीं, दूसरे को दे देते हैं, कहीं से पैरासूट उम्मीदवार उतार के। 2013 में ऐसा ही देखने को मिला, सुमित्रा सिंह जी दावेदार थी, राजीव सिंह जी को दे दी। 2018 में यही हुआ, 2023 में भी, मतलब लगातार ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी। तो एक आदमी निर्दलीय उतर जाता है तो परिस्थिति अपने आप बन जाती है कांग्रेस के पक्ष में। अगर दोनों के वोटों को मिलाएं, कांग्रेस मतलब निर्दलीय और बीजेपी के वोट, तो लाख से ज़्यादा वोट बनते हैं, जबकि कांग्रेस के तो 85-86 हज़ार ही वोट हैं। तो अगर एक साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े तो चुनाव जीत सकती है। लेकिन अब की बार चुनाव में ये देखना पड़ा मिला कि जो माइनॉरिटी के वोट, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, उन्होंने भी एक पंचायत बुलाई है अब की बार, और वो भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे, वरना वो भी अदावत कर सकते हैं, किसी बाहरी को समर्थन दे सकते हैं, किसी दूसरे को समर्थन दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि माइनॉरिटी अब की बार खिसक के निर्दलीय के पास आ सकती है? देखो, हर आदमी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और माइनॉरिटी भी सोचती है कि इस बार मौका है अपने पास भी, और उनके भी इतने वोट हैं कि वो मतलब अपने आप को पुख्ता दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि ओला परिवार उनको मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ओला परिवार को सांसद बना दिया और अब विधायकी भी वही लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये बनता है धर्म कि उनको मौका देना चाहिए माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी का एक आधा आदमी आगे निकलना चाहिए। एक दिन वो मीटिंग में मैं सुन रहा था, माइनॉरिटी वाले कह रहे थे कि हमें से नेता कोई पैदा ही नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति ऐसी, हमें पैदा होने ही नहीं देते। तो परिस्थिति ये है, इसलिए माइनॉरिटी को मौका मिलना चाहिए। अभी जो 2 दिन का समय दिया गया है मन से कि 23 तारीख को नामांकन किया जाएगा, क्या 2 दिन के लिए पार्टी को ये चेतावनी दी गई है कि आप मंथन कर लीजिए, हम पार्टी के साथ हैं, या फिर मनाने बुझाने की कोई कुछ? बिल्कुल, ऑप्शन तो खुला होना ही चाहिए।
अगर पार्टी कोई सम्मानजनक कोई निर्णय करती है तो उसके ऊपर देखेंगे क्या फैसला होता है। और विशेष तौर से हम तो सारा फैसला बबलू चौधरी पर छोड़े ना, उन्होंने सारा जनता पर छोड़ा, अपना आला कमान जनता को मानते हुए। तो 2 दिन का तो इसलिए है कि अगर कोई सम्मानजनक कोई काम होता है तो वो सोचा जाएगा, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ना। क्या मानते हैं, सम्मानजनक कोई पद पार्टी के अंदर किसी पद मिला जाए या फिर कोई आम जनता जो संतुष्ट होगी, बबलू चौधरी संतुष्ट होंगे, वो होगा सम्मानजनक। तो उसको हम सम्मानजनक मानते हैं। मतलब पीछे अगर पिछले चुनाव में अगर पार्टी चाहती, अगर भामू जी से बात करती है, उनको बिठा के कैसे भी संतुष्ट करते तो पिछला ही चुनाव जीत जाते। क्या लगता है पार्टी ने कोशिश नहीं की होगी बामू को बैठाने की? बिल्कुल कोई विशेष कोशिश नहीं की, सत्ताई बस 1-2 बार मिले और छोड़ दिया, तो कोई विशेष कोशिश नहीं की। तो अभी कोशिश यहाँ जारी है पार्टी की तरफ से, पार्टी के फोन आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, कोशिश जारी है, पार्टी अपने स्तर पर लगी हुई है। अब कितने तक वो होता है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो आगे की बात है। थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। क्या 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 देखते हैं झुंझुनू की सियासत का ग्राफ जो लगातार हाई रहता है जैसे ही चुनाव आते हैं, और अब संयोग से उपचुनाव भी आ गए हैं, 1 साल के अंदर अंदर दोबारा चुनाव आ गया है, यहाँ से कांग्रेस नहीं हार पा रही है, क्या वजह मानते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएं। झुंझुनू विधानसभा के जो वोटर्स का जो मिजाज है, अगर उस मिजाज को पढ़ा जाए एक लाइन में, तो वो मिजाज ऐसा है कि झुंझुनू में ओला परिवार के खिलाफ काफ़ी संख्या में वोट है जी। लेकिन यहाँ जो ओला परिवार के सामने या कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनाव बीजेपी जो लड़वाती है, वो हर बार एक नए कैंडिडेट को मौका देती है, कैंडिडेट को रिपीट्स नहीं करती। मैं बबलू जी के बचपन का साथी हूँ, करीब 8-10 साल का था तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। उनका मिजाज और व्यवहार और उनके कार्यशैली से मैं काफ़ी परिचित हूँ नज़दीक से। मैं ये जब 2018 में जब ये राजनीति में आया, इनके काम करने का तरीका और जो है वो अन्य नेताओं से अलग है। इनमें एक डेडिकेशन की भावना है, अपने लोगों के लिए समर्पण है, ये काम करवाने जानता है। अच्छा। लेकिन 2018 में टिकट नहीं मिली, प्रयास किया था, उस समय किसी पार्टी में नहीं थे। लेकिन यहाँ सुमित्रा जी के बाद में जब राजवीर सिंह को टिकट दी गई, वो काफ़ी अंतर से हारे, तो यहाँ एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए एक जो जनता में जो एक सामने जो चेहरा दिखा, वो बबलू चौधरी के रूप में दिखा, जो भी उस वैक्यूम को फिलअप कर सकता था। 2018 में बगड़ में एक शानदार रैली हुई थी, जो वसुंधरा राजे की जो वो गौरव रथ यात्रा थी, उस दौरान उस रैली का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैंने उस समय इनके साथ काम किया था। तो उस संख्या बल और जो लोगों का हुजूम था, तो उस समय यो लगा था कि शायद इस बार इस वैक्यूम को, इस खाली स्थान को बबलू चौधरी भर देगा। लेकिन टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा, शानदार चुनाव लड़ा, 29,800 वोट समथिंग वोट आए। और उस दिन से फिर वापस गांव गली मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया, पार्टी के लिए काम शुरू किया। बराबर 6 साल से काम कर रहे थे। पिछले चुनाव में टिकट मिली तो फिर लोगों को ये आस बंधी थी कि इस बार जो झुंझुनू का तिलस्म है वो टूटेगा। लेकिन राजेंद्र जी भामू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहने में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो नज़रिया है उसके हिसाब से उनकी सोच बड़ी नहीं है, उनका कोई काम करने का कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई तकमीना नहीं है। अगर वो उस समय चाहते और उस वैक्यूम को वो फिलअप कर सकते थे और उस तिलस्म को तोड़ सकते थे कि लोग कहते हैं कि शीशराम ओला परिवार को नहीं हराया जा सकता, लेकिन नेताओं ने कोई प्रयास नहीं किया उस समय राजेंद्र भामू को। और ताकत अगर पार्टी में जैसे ताकत थी, ये कहते हैं कि हम ताकतवर है, बीजेपी ये कहती है हम ताकतवर हैं, मोदी जी है, शाह जी हैं, पूरा एक सिस्टम है इनके पास। लेकिन उस सिस्टम को ये
काम में नहीं ले पाए, राजेंद्र जी को नहीं बैठा पाए। और राजवीर सिंह शेखावत से लेकर के और बबलू चौधरी के चुनाव को अगर देखा जाए, 3 चुनावों को, तो भाजपा की टिकट पे सबसे ज़्यादा मत लेने वाला बबलू चौधरी और सबसे कम अंतर से हारने वाला बबलू चौधरी। अब बात रही आपका ये कि ओला परिवार नहीं आता, यहाँ की जो लोकल लीडरशिप जो है बीजेपी की, पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, जो नेता 57,000 से एमएलए चुनाव जीतता है, वो 2.5 लाख से एमपी बनता है और फिर अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलती है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो 37,000 से हार जाते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो 3-3 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब उनको ये लगा कि यंग लड़का है, 48-49 साल का लड़का है और इसके विल पावर अच्छी है, बोलता अच्छा है, काम करने का तरीका है इसके पास, और इसके पास एक मजबूत जो टीम है युवाओं की वो है। अगर ये इस बार इस उपचुनाव में अगर ये जीत गया और ये एमएलए बन गया और ये विधानसभा पहुंच गया, तो इनको ये लगता है कि एक जो शीशराम ओला परिवार के लिए कहा जाता है कि ये उसी परिवार से है, वो हारता नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि ये शीशराम ओला हो जाएगा दूसरा, कि ये लगातार 20 साल तक राजस्थान की विधानसभा में दहाड़ेगा और किसी से नहीं हारेगा। और अपनी जो हाशिए की जो राजनीति आ गई है, हम कगार पे आ गए हैं, उम्र का पड़ाव भी पूरा हो रहा है, उनको यह लगा कि अपने जो अगले 5-10 साल जो हैं राजनीति के, वो बड़े संकटमय हो जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए में उनकी ये सोच जो है वो उनकी जो कुंठित जो मानसिकता है उससे वो ग्रसित हैं और उस भावना से वो ग्रसित होकर के और एक गुब्बारा बना करके और इस तरह का मैसेज ऊपर तक पहुंचाया और ये आज ये परिणाम है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि उपचुनाव, मुख्य चुनावों के बाद उपचुनावों के बीच में जो समय रहा, उस समय आलकमान के पास गलत सूचनाएं पहुंची हैं, आलकमान के पास सही फीडबैक नहीं पहुंचा है। जो जनता चाह रही थी कि हाँ, एक बार चुनाव हार गए हैं पार्टी से, लेकिन एक बार टिकट देते लगातार ये मेहनत भी कर रहे हैं। और वैसे भी इस टिकट से हारने जीतने से तो पार्टी के ऊपर ज़्यादा, सेहत के ऊपर तो फर्क पड़ी नहीं रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी को अब यूँ लगा कि हमारे 111-12 विधायक हैं, अगर हम कोई एक चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो हमारी सरकार पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक जो हवा जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि बबलू चौधरी तो चुनाव निर्दलीय लड़ ही नहीं सकता, उनकी तो फाइलें खोल दी जाएंगी, पुरानी फाइलें खोल दी जाएंगी, उनके ऊपर तो पार्टी का दबाव होगा, सरकार है, सरकार का दबाव होगा, सरकार के साथ सामने कैसे बगावत कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बाद जो अभी ऐलान किया 23 तारीख का, क्या पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि मुझे आप मना लीजिए कि 2 दिन आपके पास समय है, वरना मुझे मजबूरन फार्म भरना पड़ेगा, ऐसी कुछ कोशिश? देखिए, जो लोग कहते हैं कि रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है और उसके खिलाफ उपचुनाव लड़ना भारी होता है, उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना भारी होता है। जहाँ तक इनकी फाइलों, भारी होता है, बिल्कुल भारी होता है, लेकिन जब जनता साथ होती है और मत देने वाले जो लोग होते हैं, बूथों पे जो काम करते हैं, जो लोग इनके 7-8 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं और पिछले 10-11 महीने से जो लोग रात को दिन को देखते नहीं हैं, अपना सारा कुछ छोड़ रखा है और वो इस बबलू चौधरी के साथ में गांव-गांव घर-घर जाकर के कार्य कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो वो उस सरकार से क्या नहीं भिड़ सकते? क्या उस सरकार से नहीं भिड़ते? आदमी में मादा होना चाहिए और जनता का जब साथ हो तो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी हो, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जा सकता है। तो अब की बार मुकाबला कैसे देखते हैं कि वही त्रिकोणीय मामला होगा या राजेंद्र गुड्डा एक बार आ जाएंगे तो चतुष्कोणीय मामला हो जाएगा? मैं राजेंद्र गुड्डा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा इस चुनाव में। बिल्कुल, वो विधानसभा चेंज करके आ रहे हैं, विधानसभा चेंज करके आ रही है, लेकिन जो चुनाव जो होगा वो विजेंद्र ओला परिवार से या शीशराम ओला परिवार से जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा कांग्रेस का, या तो उस परिवार से या कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को। आपको लगता है कि कांग्रेस उसी परिवार को टिकट देगी या किसी और के ऊपर भी? क्योंकि अभी अब की बार माइनॉरिटी भी काफ़ी उत्तेजित है, उन्होंने भी महापंचायतें की हैं, वो भी हाईकमान के पास अपनी बातें पहुंचा रही हैं कि 70,000 के वो करीब वोट रखते हैं, हम भी, हमें मौका दिया जाए। बिल्कुल, वो 60 अबव वोटर्स हैं उनके, माइनॉरिटी के जो 60 अबव वोट हैं, प्रयास उनका भी है और उनकी जायज़ मांग भी है कि वो प्रयास करें
और उनको मौका मिलना भी चाहिए, मौका। लेकिन मैं जहाँ व्यक्तिगत मेरी जो राय है कि मुझे माइनॉरिटी में अभी तक ऐसा कोई लीडर लगा नहीं जो चुनाव के लिए बूम पैदा कर सके, क्योंकि यूँ बात करने से और मीटिंगें करने से नहीं होता है, पहले फील्ड में काम करना पड़ता है, जनता में एक लहर पैदा करनी पड़ती है कि अमुक व्यक्ति जो है वो चुनाव का चेहरा है और वो जनता में काम कर रहा है। तो अगर आप 5 साल 10 साल मेहनत करोगे और सभी को साथ लेके चलोगे, क्योंकि एक अकेले माइनॉरिटी से नहीं होता है, बिल्कुल 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें आपको टीम बनानी पड़ती है, और वो टीम जब बनती है तब चुनाव का बूम बनता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं बनता, चुनाव का जब तक टेम्पो नहीं बनता चुनाव नहीं होता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक एडवोकेट है। बिल्कुल मोहम्मद साहब, आपने झुंझुनू की सियासत को बड़ी बारीकी से समझा दिया है, और दर्शक लंबी सियासत को अगर जानकार हैं तो इन्होंने जो बताया कि लंबे समय से बीजेपी यहाँ आखिर क्यों हार रही है, हारने की वजह क्या थी, और क्यों कांग्रेस लगातार जीत रही है, माइनॉरिटी को क्यों मौका नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अब देखना होगा कि जब 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतगणना होगी तो क्या झुंझुनू एक बार वही रिपीट करता है जो 2023 में हुआ था, 2018 में हुआ था, वैसा ही परिणाम आता है, या अब की बार कुछ बदलाव हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें बोल हिंदुस्तान के साथ। मजे कुमार, नमस्कार।